नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मनोविज्ञान कक्षा 11 की हम पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया 3-4 दिन का, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कारण ये रहा दोस्तों कि वो यस गुरु ऐप पर जो टेस्ट सीरीज़ शुरू की है तो उसमें जो है थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया। यानी आप लोगों का जो रुझान है, आप लोगों का प्रेम है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला। तो उसको संभालना भी पड़ता है प्रेम को। यानी कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं और उनको ऑपरेट करने वाला जो है, खाली जो समय रहता है मेरे पास में तो मुझे ही उसको करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा जो है उसमें हमने, आपको पता होगा, एक तो अल्लादीन का चिराग नाम से एक फटाफट रिवीजन सेट रखा है और एक आपको पता ही है टेस्ट सीरीज़ भी हमने रख रखी है। कॉलेज व्याख्याता के लिए भी है, रीट के लिए भी है, एसएसटी, मैथ साइंस वगैरह। चलो, अब अपन ने पढ़ा था यहाँ पे विकास, वो हमने पढ़ लिया था। एक बार आप नज़र डाल लो, विकास की प्रकृति। विकास जो है ना वो किस प्रकार से होता है, सतत है, सुव्यवस्थित क्रम में होता है, ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है, याद होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। बालक बालिकाओं में दर भिन्न होती है। अब मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व ये भी हमने देख लिए थे। इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे वंशानुक्रम यानी जो पीढ़ियाँ हैं उनका, उसके अलावा वातावरण, दो चीज़ें तो है ही। और फिर इसमें और डिटेल डाल रखा है कि वातावरण में क्या क्या, जैसे भोजन हो गया, शुद्ध वायु हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें, बाहर की संस्कृति हो गई, कैसी कैसी है, परिवार हो गया, इधर है ना सामाजिक संबंध, पालन पोषण, ये सब चीज़ें। इसके बाद में आता है प्रकृति और संवरण, ये हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा छोटा ही मैंने इसको रखा है पेज को, और इसमें है ना हम लाइन टू लाइन पढ़ने के बजाय मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसमें देखिए दोस्तों कि प्रकृति, जैसे टी.पी. नन के अनुसार जीवन की परिस्थितियाँ जो होती है ना, बाहर की स्थिति, कहाँ बचपन बीता, कहाँ माहौल मिला, कैसी संगति मिली, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे समुद्र में लहरें, ठीक है, जहाज़ों के लिए चट्टानें होती है ना, वैसे ही परिस्थितियाँ भी बहुत जो है मायने रखती है, ठीक है। अब मैंने हाईलाइट कर रखा है, उन्हीं पे नज़र डालेंगे, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जन्म के आधार पर, क्योंकि हम अब फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो जन्म के आधार पर, जैसे मान लो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का होना भारत में, तो वंशानुक्रम के महत्व को बताता है। तो कुछ विद्वान तो कहते हैं कि वंशानुक्रम का बहुत महत्व होता है। यानी हमें अपने माता पिता से, दादा दादी से जो जीन्स मिले हैं, वो ही हमारी प्रकृति, हमारी सफलता, हमारी जीवन की कामयाबी, सब कुछ उसी पर निर्भर है। हमारी लंबाई, चौड़ाई, गुण, बुद्धि, प्रतिभा, सब। दूसरे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, वातावरण जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। प्राकृतिक बुद्धि चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, मगर वातावरण अच्छा मिल जाए उसको, परिस्थितियाँ अच्छी मिल जाए उसको, खान पान उसका अच्छा हो, तो वो जो है व्यक्ति प्रगति कर सकता है, अपनी प्रतिभा सिद्ध कर सकता है। तो यहाँ दोनों के बीच में कुछ लोग वातावरण में अधिक विश्वास रखते हैं कि उचित वातावरण वाली बात, ठीक है। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए, एक तो उसकी प्रकृति यानी नेचर, यानी जैविक कारक, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का रूप, रंग, उसकी बोली चाली, उसकी बात करने का तरीका, उसकी लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक कदकाठी, बुद्धि का लेवल, ये सब उसको जैविक यानी जीन्स के द्वारा जन्म लेने से पहले इस पृथ्वी पर आता है, गर्भ धारण के समय ही तय कर दी जाती है। जैसे बीज होता है, हम देखते हैं नींबू का बीज है, आम का बीज है, बाजरे का बीज है, उस बीज में नीम का बीज है मान लो, तो उस बीज में, उस निम्बोली में ही पूरे वट वृक्ष के सारे गुण विद्यमान है। तो इस प्रकार से वहीं व्यक्ति का संवरण और पोषण, उसकी प्रकृति जन्मजात होती है, ठीक है। और जो जन्मजात चीज़ें मिलती है उसे हम कहते हैं वंशक्रम। व्यक्ति के विकास को संवरण या पोषित करने वाले कारक वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी हमें जो पूर्वजों से मिलता है वो तो है वंशक्रम, और जो हमें वातावरण से मिलता है, जो पोषण से मिलता है, संवरण, ये सब याद रखना, संवरण से मिलता है, वो वातावरण है। तो अब बालक का विकास कब से? गर्भकाल से। जिस दिन से मान लीजिए गर्भावस्था होती है उसी दिन से उसका विकास आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो वंशक्रम से व्यक्ति का निर्धारण होता है, और जन्म के पश्चात यानी जन्म के समय तक तो वंशक्रम, और जन्म के बाद में उसको मिलता है वातावरण, तो आगे का निर्धारण होता है। तो क्या वंशानुक्रम मायने रखता है या वातावरण? तो पहले हम वंशानुक्रम पर चर्चा करेंगे। जब हम वंशानुक्रम पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में वंशानुक्रम बहुत मायने रखता है। फिर आगे हम वातावरण का भी पढ़ेंगे, फिर निष्कर्ष निकलेगा। तो माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण, यानी हमें जन्म से
रंग, रूप, आकृति, ये सब माता पिता के जो शारीरिक गुण हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई, अब वो माता पिता किस प्रजाति के हैं, चाइनीज़ है तो उनके वैसे संतान होगी, भारतीय तो वैसी, अंग्रेज है तो वैसी, अफ्रीकन तो वैसी। और मानसिक, शारीरिक और मानसिक गुण भी, माता पिता होशियार है, बुद्धिमान है, ठिकट्टे हैं तो बच्चे भी वैसे, ठीक है। तो माता पिता जैसे वैसे संतान, इसी को हम वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, पैतृकता, परंपरा, वंश परंपरा नाम से जानते हैं। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्म जात यानी जन्म से ही मिली हुई विशेषताओं का पूर्ण योग कहलाता है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया मानव कोशिकाओं से मिलकर बनता है। मानव का शरीर किससे बनता है? कोशिकाओं से, एक एक अणु से, ठीक है। ये सब चीज़ प्रकृति वैसे बनी हुई है। शरीर का आरंभ किससे होता है? केवल एक कोशिका से होता है, जिसे क्या बोलते हैं? संयुक्त कोष, ठीक है, जाइगोट। ये याद रखें नाम, जाइगोट यानी संयुक्त कोष। संयुक्त कोष का मतलब दो कोशिकाएं मिलकर वो एक बन जाती है, जैसे यानी अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है। तो वो एक जो है भ्रूण बन जाता है, तो उसे हम जाइगोट कहेंगे। जाइगोट दो उत्पादक कोशिकाओं जर्म और सेल से बनता है। एक कोशिका पिता की, जिसे पितृकोशिका और स्पर्म कहेंगे, दूसरी माता की, जिसे मातृकोशिका या ओवम कहते हैं। तो ओवम में स्पर्म का प्रवेश करके वो एक कोशिका बन जाती है, वो संयुक्त यानी दो कोशिकाओं की एक बन जाती है। तो अब दोनों जो है, थोड़ा सा इधर ये हल्का आरेख चित्र भी देखेंगे कि इसमें क्या है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए बात। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि माता और पिता की प्रत्येक कोशिका, जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है पिता की, ये कोशिका है माता की, यानी ये ओवम, ये स्पर्म। तो इसमें प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र, यानी 23 तो इसमें और 23 इसमें गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब ये गुणसूत्र क्या है? तो ये मिलकर संयुक्त कोशिका, जैसे ये दोनों मिलकर ये संयुक्त कोशिका बन गई, तो इसमें 23 जोड़े, यानी कुल कितने हो गए? 46 गुणसूत्र, 23 जोड़े हो गए एक तरह से, ठीक है। 23 जोड़े घुल मिल जाते हैं वो। तो इन गुणसूत्रों पर जीन विद्यमान होते हैं, ठीक है। जैसे ये 46 है ना, तो 46 गुणसूत्र है। और अब ये जैसे मान लीजिए वो कोशिका थी ना, एक स्पर्म, उस स्पर्म में 23 गुणसूत्र इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। और 23 गुणसूत्र जो है उसमें उनके ऊपर क्या रहते हैं? आरएनए, डीएनए आपने पढ़ा होगा, वो इस प्रकार की फीते की तरह। अब ये सोचिए जो कोशिका है स्पर्म वाली, ये इतनी महीन है कि हम आंखों से तो देख ही नहीं सकते, दूरबीन से देखना पड़ता है। उसके अंदर कितने 23 गुणसूत्र है। और वो कहाँ है? वो जो फीते की सी संरचना होती है, से धागे से वो जो है टेप नुमा, उनके ऊपर जीन्स होते हैं। और प्रत्येक जो जीन है, प्रत्येक जीन वो किसी न किसी पैतृक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है। तो एक गुणसूत्र के ऊपर 100 जीन के लगभग होते हैं। तो 46 गुणसूत्र के ऊपर कितने जीन हो गए? 4600। ओहो, देखो 4600 प्रकार की विशेषताएं हम लेकर पैदा होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? गणित वाला हिसाब क्लियर हो गया ना? इस तरह से, यानी एक गुणसूत्र में 100, एक जीन में। तो जो जीन जो है, इसलिए जीन को वंशानुक्रम निर्धारक कहा जाता है। मैंने हाईलाइट कर रखा है, ध्यान रखना, जीन। अब आपके ऑप्शन में आ सकता है 3-4 नाम आ सकते हैं, जाइगोट आ सकता है, गुणसूत्र आ सकता है, जन्म आ सकता है। तो आपको जीन नाम याद रखना, जीन, जीन्स बोलते हैं ना, माता पिता के जीन्स। जीन्स कहाँ? इनके ऊपर जो है ना, आरएनए डीएनए के ऊपर। तो यह जीन शारीरिक और मानसिक दोनों गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे से आगे पहुंचाते रहते हैं। अब ये 46 प्रकार में सारी प्रकट नहीं होती, कुछ किसी पीढ़ी में प्रकट हो जाती है, कुछ किसी पीढ़ी में। तभी आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि ये तो एक अपने दादाजी पर गया है, ये तो नाना जी पर गया है, ऐसे कहते हैं ना बच्चों के बारे में कई बार। ये अपने मामे पे गया है, ये अपने ताऊ पे गया है। कारण क्या है कि उनकी जो पीढ़ियाँ हैं माता की और पिता की तरफ से, तो उन पीढ़ियों में जो आए हैं गुणसूत्र मिलके, तो कभी कोई कहीं प्रकट हो जाता है, कभी कोई सा प्रकट है, कहीं लुप्त सुप्त रह जाता है, लुप्त नहीं सुप्त, और वो हो सकता है 2 पीढ़ी छोड़ के आगे प्रकट हो जाए। इसलिए तो इस प्रक्रिया द्वारा पूर्वजों के गुण जो है संतानों में आगे से आगे पहुंचते रहते हैं। समझ में आई होगी बात आपके। व्यक्ति को वंशानुक्रम की प्रक्रिया जो है, तो इसमें पूर्वजों से प्राप्त होते, परंतु यह भी देखा गया है कि विद्वान माता पिता या बालक अल्प बुद्धि, कई बार विद्वान माता पिता के बालक अल्प बुद्धि या अल्प बुद्धि माता पिता के बच्चे बुद्धिमान या शारीरिक रूप से कुछ भिन्न होते हैं।
तो पूरी तरह से समान तो व्यक्ति कभी भी नहीं होता। मतलब अब हम ये मान लें कि पूरी तरह से समान होगा, ऐसा तो नहीं है, मगर काफ़ी कुछ समानताएं उसमें आ जाती है। ठीक है, तो समझ में आई बात आपके वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम का मतलब हमें अपने माता पिता और पूर्वजों, और पुराने लोग भी मानते हैं ना कि 7 पीढ़ी के लक्षण आते हैं व्यक्ति के अंदर। तो यहाँ देखो, ये उनके पास भी विज्ञान का ज्ञान था, पुराने लोगों के पास भी। तो वो जो जीन्स है, ठीक है, उनसे 4600 प्रकार की विशेषताएं हमें जन्मजात प्राप्त हो जाती है। अब वो मूल प्रवृत्तियाँ बनती है, उनमें से कौन सी एक्टिव रहे कौन सी नहीं रहे वो आगे की बात होती है। ठीक है, अब हम इसको बीच में ले आते हैं। अब देखो वंश क्रम के बारे में कुछ नियम, कि वंश क्रम में कौन सी विशेषता होती है कौन सी नहीं होती। तो ये 6 नियम है। बीजकोश का, समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागमन का। प्रत्यागमन का मतलब होता है लौटना, लौटना। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का। अर्जित का मतलब जो हमने सीखे हैं। मान लीजिए आपके पिताजी कुछ और काम करते हैं, आप कुछ और काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, या आपने मान लो राजनीति में भाग लिया, या आपने किसी और फील्ड में काम लिया, तो आपने जो सीखा तो उससे ऐसे कहते हैं कि हमारी जीन्स में थोड़ा चेंजिंग आती है। इसलिए अर्जित जो गुण है वो भी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। प्रभाविकता और वियोग का नियम, तो इन सबको हम पढ़ेंगे। बीजकोश की निरंतरता का नियम। तो बीजकोश का मतलब हो गया कि जो जर्म प्लास है, जो गुणसूत्र है 4600 जो जीन्स है, वो आगे से आगे चलते रहते हैं। तो बालक को जन्म देने वाला बीजकोश जो वो कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन। तो ये तो सिंपल याद रह जाएगा, बीजकोश बीजमैन। हालांकि नाम ये WEIS बीजमैन है, तो बीज नहीं वीज याद रखना, ठीक है। और बीजकोश का कार्य केवल उत्पादन कोशिकाओं, जर्म सेल्स का निर्माण करना है। जो बीजकोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ये, यानी कि पूरी तरह से लक्षण चेंज नहीं होते, कुछ न कुछ लक्षण आगे से आगे चलते रहते हैं। अब चूंकि हम अपने दादा परदादा उनको देखते नहीं हैं और उनकी परिस्थितियाँ थोड़ी अलग रही होती हैं, तो हम पहचान नहीं पाते कि इनके वो है क्या। हम तो 1 या 2 पीढ़ी को देख पाते हैं और फिर वो उनको वृद्ध को देख पाते, उनके बचपन को नहीं देख पाते, इसलिए इंसानों को पता नहीं चलता। बाकी अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस फोटोकॉपी आगे से आगे चलती रहती है। समानता का नियम। समानता का मतलब जैसे माता पिता है वैसे उनके संतान। मान लीजिए माता पिता लंबे चौड़े हैं तो बच्चे भी लंबे चौड़े, माता पिता काले हैं या गोरे हैं तो बच्चों में भी संभावना रहेगी कि वैसा उनका रंग मिले। और उसके अलावा बुद्धिमान है तो बुद्धिमान, कमजोर तो कमजोर, यानी जैसे माता पिता वैसे। विभिन्नता, ये क्या कहता है कि माता पिता के बच्चे बिल्कुल समान न होकर कुछ विभिन्न होते हैं। बिल्कुल समान तो क्यों नहीं होते, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों के जो संयुक्त कोष बनता है तो उसमें दोनों की विशेषताएं आती है और दोनों के परिवार अलग अलग होते हैं। उसका पूर्वज अलग है, उसके अलग है, तो फिर इस प्रकार से क्या है, विशेषताएं चेंज होती जाती है। तभी तो इस धरती पर एक जैसे 2 इंसान नहीं मिलते। देखिए कितनी वेराइटी है ना, क्या कुदरत है, प्रकृति है। तो इस प्रकार एक माता पिता के बालक दूसरे से समानता रखते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो आप कहेंगे अभी तो कहा कि समानता, देखिए कुछ मामलों में समानता भी होती है पर 100% कोई नियम नहीं है। कई कई बार आप देखते हैं हूबहू माता पिता की फोटोकॉपी होती है। जैसे आप अभिषेक बच्चन को देख लो, काफ़ी हद तक अमिताभ बच्चन जी से जो मिलते हैं। विभिन्नता में कई बार पूरी तरह बिल्कुल ही नहीं मिलते, ऐसा भी आप कहीं देख लेंगे, ठीक है, या काफ़ी कम मिलते हैं। तो यह भिन्नता का नियम डार्विन और लेमार्क ने प्रयोगों से सिद्ध किया। भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, उत्परिवर्तन, यानी कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार से चेंज हो जाती है तो भिन्नता आ जाती है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यानी प्रकृति के अनुसार जो सबसे ज़्यादा फिट है वो जो है जिंदा रहता है, बाकी की स्थितियाँ कमज़ोर हो जाती है। प्रत्यागमन यानी लौटना, इसमें ये होता है कि प्रकृति कुछ विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों के अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अत्यधिक फेमस है, प्रसिद्ध हस्ती है या बुद्धिमान है, तो उसके संतान जो है जरूरी नहीं कि यानी उतनी ही फेमस बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि वो सामान्य स्थिति की ओर आएगी। उस व्यक्ति ने तो प्रगति की है परिस्थितियों के अनुसार मेहनत करके या जो भी, पर संतान को सब कुछ मिलेगा जरूरी नहीं है। संतान को भी पुनः है वैसे ही करना होगा। यानी जो विशिष्ट गुण है ना वो उसमें ट्रांसफर नहीं होंगे, सामान्य गुण है ना वो ही ट्रांसफर होंगे। ये भी आप उदाहरण आप अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस नियम अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ही ग्रहण करता है।
जैसे लंबाई चौड़ाई इत्यादि, बोली चाली, आवाज़ वगैरह, मगर उनकी जो आर्ट है या उनका जो कौशल है, उसकी जो स्किल है, उसका जो अनुभव है, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, यानी हमने जो गुण अर्जित किए हैं, ठीक है, जन्म के बाद, क्या वो भी आगे जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं? तो लेमार्क जो है वो कहता है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है, हम सीखते हैं। अब सीखने का मतलब आप सोचो कि भाई हमने हिंदी व्याकरण सीखी तो बच्चे को अपने आप आने लगेगी, ऐसा नहीं है। मगर हमने जीवन में जो कुछ अनुभव सीखे और फिर हमारा जो स्वभाव बनता है, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ कुछ चेंज होती है, तो वो हमारे क्या होता है कि कुछ जीन्स की संरचना में भी बदलाव करती है और फिर अगली पीढ़ी में भी उनका चेंज यानी वो जा सकती है, तो संतति को स्थानांतरित कर दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जित गुण भी स्थानांतरित होते हैं कुछ मात्रा में। तो लेमार्क ने कहा है कि जैसे जिराफ पशु है तो उसकी गर्दन पहले छोटी थी, फिर वो बड़ी हो गई, फिर आगे से आगे बड़ी रही, तो अर्जित किया उसने। तो मगर इस सिद्धांत को ज़्यादा स्वीकार नहीं किया गया है। प्रभाविकता और वियोग का नियम, ये इम्पोर्टेंट है। प्रभाविकता नियम का मतलब क्या हुआ कि मेंडल ने वंशानुक्रम के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए, फिर हम इसको और समझाएंगे। मटर के पौधे आपको पता ही, एक बोने मटर थे छोटे और एक बड़े मटर थे, ठीक है। तो मटर पर प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने। मैं से मटर, मैं से मेंडल। तो माता और पिता से में जिसका गुण प्रभावी होता है वह अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। कई बार आप देखते हैं ना कि माता और पिता है, माता का रंग अलग हो सकता है, पिता का रंग अलग हो सकता है। तो संतान कई बार पूरी तरह से माता पर चली जाती है, कई बार पिता पर चली जाती है। तो जिसका गुण ज़्यादा प्रभावी होगा वो उस पर दिखाई दे जाएगा। और दूसरा जनक का गुण लुप्त या छिपा हुआ रहता है, तो वो जो दूसरे वाला उसमें छिपा रह गया और उसका कलर माता पर चला गया, ठीक है। अब कई पीढ़ियों बाद पुनः उसके पिता वाला कलर भी प्रकट हो सकता है, ठीक है। अब चाहे रंग की बात करें, चाहे लंबाई की बात कर लो, चाहे कोई और गुणों की बात कर लो, क्योंकि फिर बात लंबी हो इसलिए एक गुण की हम बात करके समझ लेते हैं इसको। तो इसे क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम, यानी जिसको ज़्यादा प्रभावशाली है वो प्रकट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मूल रूप से वापस लौटेगा। हम इसको और समझेंगे उदाहरण से। उन्होंने बताया कि वर्ण संकर प्राणी या जातियाँ आने वाली पीढ़ियों में अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है, यानी किसी एक पीढ़ी में 2 गुणों का मेल आगे चलकर अलग अलग गुणों के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसे वियोग का नियम कहते हैं। यानी वापस फिर वियोग हो जाता है, बिछड़ जाते हैं। पहले तो प्रभाव है उसका अलग प्रकट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वापस अलग हो जाएगा। तो ये जैसे उन्होंने चूहों पर प्रयोग करके किया कि जैसे काला चूहा, सफ़ेद चूहा। पहले आपको मैं काले चूहे सफ़ेद चूहे बता देता हूँ, जैसे ये काला चूहा है, ये सफ़ेद चूहा है। फिर इनसे जो संतान उत्पन्न हुई, तो जैसे मान लीजिए 2 काले हो गए, ठीक है। फिर जैसे एक जो है चूहा वो हो गया, आगे वाली पीढ़ी में एक सफ़ेद हो गया, फिर इधर इसके काला हो गया, इसके एक काला एक सफ़ेद हो गया, ठीक है। और फिर इसके 2 काले हो गए, इसके 2 फिर काले मान लो, फिर एक सफ़ेद। एक कहने का मतलब हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक यूरोपीय नागरिक है और एक अफ्रीकन नागरिक है, उनका अगर जैसे मान लीजिए संतान होगी तो वह मिक्स प्रजाति की भी हो सकती है, या अगर अफ्रीकन का ज़्यादा है उसमें तो गुण तो वो हावी है, गुणसूत्र तो अफ्रीकन प्रभाव ज़्यादा आएगा, यूरोपियन है तो यूरोपीय ज़्यादा आएगा। आप बराक ओबामा को उदाहरण देख सकते हैं, उनकी माता यूरोपियन थी और पिताजी जो अफ्रीकन थे। अब आगे जाकर जैसे है उनकी संतान मिक्स भी हो सकती है, या जैसे मान लीजिए एक संतान में आगे वाली पीढ़ी में यूरोपीय लक्षण प्रकट हो सकते हैं, एक में अफ्रीकन प्रकट हो सकते हैं, अलग अलग। यानी कुछ पीढ़ियों के बाद जैसे आगे जाकर जो है पुनः वो अपनी मूल पीढ़ी की ओर लौटने का प्रयास करेगा, जिसमें अफ्रीकन लक्षण ज़्यादा प्रकट थे वो पूरी तरह से अपने लक्षणों की ओर आ जाएगा और वो लुप्त होते जाएंगे। यानी इस नियम के अनुसार अंत में शुद्ध गुणों वाली संतान रह जाती है। फिर कई पीढ़ियों बाद अफ्रीकन वाले के वापस वो अफ्रीकन वाले लक्षण और यूरोप वाले के यूरोप वाले लक्षण, कैसे इनके संतानों में जो चल रहा था ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, फिर वो बढ़ता जाएगा, वियोग। तो ये वियोग का है। तो मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, तो सिद्धांत हमने देख लिए कौन कौन से थे, समझ में आ गया होगा। बीज कोष, यानी जो एक बीज कोष है वो आगे से चलता रहता है, बीज में। समानता का नियम, माता पिता की जैसी संतान होती है। विभिन्नता का नियम, माता पिता से कुछ विभिन्न अलग होती है। प्रत्यागमन का नियम, वापस लौटती है, मतलब साधारण की ओर वापस लौटना, कि बहुत प्रतिभावान या कुछ अलग है तो उसका विशिष्ट गुणों की बजाय सामान्य गुणों की ओर
और अर्जित गुण जो है वो आगे खींचेंगे, ये बात मान्य नहीं है लेमार्क वाली, और प्रभाविकता व यो का नियम डार्विन वाली। ठीक है, तो लेमार्क यानी ये आप याद रख लेना, अर्जित गुण। ठीक है, लेमार्क, मार्क का मतलब क्या होता है, नंबर, अंक, तो मार्क लेते हैं, अर्जित करते हैं ना, मार्क्स, तो इस तरह से आप टेक्स्ट याद रख लेना। प्रभाविकता वाला मेंडल का है। ठीक है, और अब बात आती है मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। तो मानव का जो विकास है उस पर हमने देखा कि बहुत सारे नियम काम करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो है मूल शक्तियों पर प्रभाव, यानी हमारी जो मूल शक्तियाँ होती है, चाहे किसी की एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई खुश मिजाज होता है, कोई कम निराश होता है, कोई एनी वक्त नेगेटिव बात करता है, निराश रहता है, तो जो मूल शक्तियाँ हैं बालक की, ठीक है, वो वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। थार्नडाइक ने इस प्रकार 50 जुड़वा बच्चों की जो है उन पर रिसर्च किया। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक कम पड़ता है, शारीरिक ज़्यादा पड़ता है। जैसे कार्ल पियर्सन कहता है कि माता पिता की लंबाई है, इत्यादि है, रंग है, बाहरी जो फिजिकल है ना उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि पर प्रभाव, अब कुछ कहते हैं कि बुद्धि पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जैसे गोडार्ड उसने कहा कि माता पिता तीव्र बुद्धि है तो संतान भी तीव्र बुद्धि, माता पिता मंद बुद्धि तो संतान भी मंद बुद्धि। कभी कभी उल्टा हो जाता है, मगर यहाँ ज़्यादातर की बात कही गई है, अधिकांश। ठीक है, हम 100% तो कहीं कह ही नहीं सकते ना, मानव जीवन है। तो यह बात उसने कालिकाक परिवारों पर, सैनिकों के वंशजों पर अध्ययन करके इसने सिद्ध की। यानी ये लोग क्या करते हैं, कई पीढ़ियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे से आगे एक ही परिवार की, तो पता लगता है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, कलिंग वर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। प्रजाति का मतलब जैसे मान लीजिए यूरोपियन है, अफ्रीकन है, इंडियंस है, चाइनीज है, निग्रो है। तो जैसे निग्रो यानी अफ्रीकन है, उनकी बजाय यूरोपियन, अंग्रेज लोग, गोरे लोग जो है वो अपने आप को गोरा बोलते हैं अंग्रेज लोग, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो उनका मानना है ऐसा। और इसमें आप कुछ अगर हम देखें तो आप ये देख भी लो, जितने भी विज्ञान के आविष्कार है और है वो सारे अंग्रेज़ों या यूरोप के द्वारा ही अधिकांश आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब अमेरिका या इनकी जो श्वेत प्रजाति है वो निग्रो से श्रेष्ठ है, इस प्रकार की बात। हालांकि यहाँ ब्राह्मण का उदाहरण जो दिया है, तो ब्राह्मण प्रजाति नहीं बल्कि जाति है। प्रजाति का मतलब हो गया जैसे आर्य, द्रविड़, निग्रो, यूरोपियन, मंगोलाइड, इस प्रकार से। व्यावसायिक कुशलता, व्यावसायिक कुशलता का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, बनियों का उदाहरण देते हैं या सिंधी व्यापारियों का देते हैं कि इनमें तो जन्मजात योग्यता होती है। तो ये बात सच है, जीन्स जो है वो आगे से आगे चलते हैं। तो जो पिताजी में योग्यताएं हैं दादाजी में बच्चे में आएगी, उसके अलावा अर्जित योग्यताएं भी थोड़ी बहुत आगे स्थानांतरित हो जाती है। तो व्यावसायिक कुशलता जो होते हैं वो वंशानुक्रम का प्रभाव है। 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन किया, उसमें से 215 व्यवसायी बने, आधे उत्पादक बने, केवल 1/4 कृषि कार्य करने वाले थे। कृषि कार्य वाले भी उत्पादक ही होते हैं, मगर कहने का मतलब व्यवसाय करने वाले नहीं बने, तो अधिकांश बने। अब सामाजिक पहलू पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिनसिप का कहना है कि प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान जो है वो प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू है तो उनकी पुत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, इसी रिचर्ड एडवर्ड ने कहा कि रिचर्ड की पत्नी एलिजाबेथ, उस पर उनके परिवार को अध्ययन किया। यानी अध्ययन का मतलब आप सोचेंगे एक व्यक्ति तो 50-60 साल 100 साल जीता है, तो वो ऐसे कैसे, वो पूर्व के परिवारों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालता है कि दादा क्या था, परदादा क्या था, वो क्या काम करता था, इस तरह से। तो दोनों के वंशज विधानसभा के सदस्य बने, अध्यक्ष बने, उपराष्ट्रपति तक जैसे बने, तो इस तरह से। चरित्र पर प्रभाव, बिल्कुल चरित्र यानी जो गुण है। डगलस ने ज्यूक के वंशजों का अध्ययन किया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। इसलिए अपने रिश्ता नाता करते हैं ना कई बार, तो क्या क्या देखते हैं कि पानी पीणो छाण और रिश्तो करनो जान, यानी उस परिवार की जानकारी हो। जैसे किशोर अवस्था में तो किशोर और किशोरी जो है केवल एक दूसरे को देखते हैं, जबकि उनके माता पिता वो क्या करेंगे, उनके परिवार को देखेंगे कि उनके पिताजी कैसे हैं, उनके माताजी कैसे हैं, उनकी परिवार की हिस्ट्री क्या है, दादाजी कैसे हैं, कहीं कोई अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, कहीं कोई धूर्त नहीं है, चालाक नहीं है, या कोई चोरी चपारी जो भी है, मतलब वो परिवार को देखते हैं। अगर परिवार अच्छा मतलब उसमें गुण आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जीन्स काम कर रहा है और ये समाज में भी काम करता है। तो चरित्र पर प्रभाव जो है वो होता है। यानी कि 1000 से अधिक लोगों पर प्रयोग किया तो 300 बाल्यावस्था में मर गए क्योंकि अपराधी किस्म के थे, 300 ने
जेल में बिताया, 440 रोग से मर गए, 130 दंड प्राप्त किया, 20 ही कोई व्यवसाय, 1000 में से 20 आदमी ही, कितना परसेंटेज कम हो गया आप देखो। तो कहने का मतलब क्यों, क्योंकि जो माता पिता के गुण है वो संतान में आगे से आगे चलेंगे। माता पिता का चरित्र अच्छा है, गुणवान है, तो संतानों में भी वो रहेगा। हालांकि 100% कहीं नहीं है, अपवाद मिल सकते हैं, मगर जो वंशानुक्रम को मानने वाले वैज्ञानिक है वो इस प्रकार का कहते हैं। महानता पर प्रभाव, गाल्टन जो है ना वो व्यक्तिगत भिन्नता का जो इसने सिद्धांत दिया, तो इसने वंशानुक्रम बताया कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो वंशानुक्रम होते हैं। व्यक्ति का कद है, उसका रंग है, उसका वनज क्या वजन पता ना, स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि, उसकी शक्तियाँ, उसका जो है वो कौशल, तो वो सब वंशानुक्रम पर निर्भर है। तो चाहे महान न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, सैनिक पदाधिकारी, साहित्यकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, उनका उसने अध्ययन किया और उसने ये निष्कर्ष निकाला। ठीक है, इसने कहा कि हमें खेलकूद संबंधी योग्यताएं हो, चाहे गणित संबंधी योग्यताएं हो, चाहे कोई और लक्षण हो, वो सब वंशानुक्रम से मिलते हैं। तो ये बातें वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर करती है। तो ये बात इसने इतनी कही। अब वापस क्या बात चल रही है वातावरण वाली, कि अब कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव चलो पड़ता होगा, मगर वंशानुक्रम का व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, परंतु वातावरण का भी जो है मानव विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब आपको फटाफट वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। और दोस्तों आपको पता ही है, हमने थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, रीट की जो है वो टेस्ट सीरीज़ हमने लगा रखी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि क्या है, कैसे, कहाँ है। जस्ट ए मिनट, ओनली 1 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है यस गुरु नाम से, अवेलेबल करवाया है विद्यार्थियों को। तो आप प्ले स्टोर में जाके और यस गुरु नाम लिखें, मात्र 3 MB का है, और ओपन कर लें। आपको अच्छा लगे तो यहाँ 5 स्टार भी दे सकते हैं। 5000 से अधिक इसके डाउनलोड हो गए हैं, और आप इसको ओपन कर लें। फिर आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन यानी यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके गूगल अकाउंट से जी लिखा हुआ आएगा, या फेसबुक अकाउंट से वो आपका ईमेल एड्रेस से लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ रीट की टेस्ट सीरीज़ है, जिसे मैं आपको 199 में आपको जो है कम से कम 30 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, हर सोमवार और हर गुरुवार को। ठीक है, और उसके अलावा उसकी उत्तर कुंजी शाम को 7 बजे, सुबह पेपर, शाम को 7 बजे आंसर की। फिर हम उन सारे पेपर को जो हो चुके हैं 10-11 पेपर, वो भी आपको मिल जाएंगे PDF के सामने। आप किसको खोलेंगे तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। फिर आप नीचे प्रोसेस दे रखी है, फिर आपके ओपन हो जाएगा। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप सारी PDF देख सकते हैं। डाउनलोड नहीं रहेगी। डाउनलोड केवल हमने एक अल्लादीन का चिराग नाम से एक PDF डाली है, जिसमें अब तक जो हो गए सारे टेस्ट उनको कमांड करके उनके आंसर, उनकी व्याख्या और फटाफट रिवीजन आप कर सको, तो उसका प्रिंट आउट ले सको, इसलिए हमने उसको डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। तो जो तीर का निशान है वहाँ से आप केवल अल्लादीन का चिराग जो PDF है फटाफट रिवीजन, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन बाकी को नहीं, बाकी को आप मोबाइल में देख सकते हैं और पेपर हल कर सकते हैं। अभी तो हुए हैं 12-13 पेपर, आगे भी कम से कम 14-15 पेपर और होंगे। साथ ही यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान के 111 पेज की मेरी PDF है, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी एक अल्लादीन का चिराग नाम से, यानी आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं 6 से 10 तक की पुस्तकों के, तो आप जो अल्लादीन का चिराग नाम से जो एक अलग आपको फोल्डर मिलेगा यहाँ पर, इस जगह यहाँ 2 नंबर पे, उसे आप जो है ले सकते हैं। वो 150 है, उसमें हमने केवल सहयोग राशि हम इसको कहेंगे, उसमें आपको करीब 3000 जो क्वेश्चन है, जो कि 3 चरणों में, 1 सेट अभी उपलब्ध करवा दिया है, 2 सेट अभी हम और उपलब्ध करवाएंगे, वो आपको मिलेंगे, उनको आप रिवीजन कर सकते हैं। आंसर लगे हुए हैं, व्याख्या की हुई है। ठीक है दोस्तों।